नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप लोग सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। और साथियों, आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान यहाँ पर हैं। वो खास इसीलिए क्योंकि इस आधुनिक समय में जिस तरीके से हम चैट जीपीटी एआई की बात करते हैं, दरअसल उन्हीं के गुरु कह सकते हैं आज हमारे सामने, क्योंकि आप डॉक्टर सुकृत कालिया जी हैं। और बड़ी खास बात है कि आप एआई हेड हैं मिडिल ईस्ट में, मस्कट, ओमान में जो है आप इन तमाम चीजों की लेकर जानकारी देते हैं। और खास बात सबसे ये भी, सुकृत जी जो है हमारे उत्तराखंड से भी काफी लगाव रखते हैं, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के पूरे वातावरण से। तो सुकृत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को अपने बारे में, आप जिस तरीके से जो आपका कार्य क्षेत्र है सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लोग आज के समय में इसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही डेप्थ एआई के फील्ड में है। सबसे पहले मैं आपका और हेलो हल्द्वानी की टीम, जो कि हेलो हल्द्वानी का जो चैनल है वो हल्द्वानी के दिल की धड़कन बन चुका है, मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। आपने मुझे ये मंच दिया, आमंत्रित किया और श्रोतागणों से जुड़ के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं डॉक्टर सुकृत कालिया हूँ। करंटली मैं हेड ऑफ एआई की पोजीशन पे हूँ एक टेलको प्रोवाइडर में, जो कि मिडिल ईस्ट के एक कंट्री ओमान में स्थित है। तो अगर मैं एआई की बात करता हूँ तो आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई। तो मेरा ऐसा मानना है कि आजकल एक होड़ लग चुकी है कंपनीज में और इवन हम लोगों में कि हम कितने ज्यादा एआई टूल्स को यूज करें और कैसे अपना काम चुटकियों में कर दें। अगर आपने नोट किया होगा कि एआई, अगर मैं चैट जीपीटी की भी बात करता हूं तो उसमें एक लाइन लिखी हुई आती है, एआई इज लर्निंग एंड कैन मेक मिस्टेक्स। एआई एक बच्चे की तरह होता है जो कि डेटा से सीख सीख के जवान बनता है, मैच्योर बनता है। तो इसीलिए अगर हम एक बच्चे को डेटा दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, तो प्रॉपर गवर्नेंस बहुत जरूरी है। तो गवर्नेंस से मेरा मतलब है हमें ये इंश्योर करना है कि हम इन टूल्स को बहुत ही सुरक्षित वे में यूज कर रहे हैं, हम अपना कोई भी पर्सनल डेटा अपलोड नहीं कर रहे हैं। और अगर हम चैट जीपीटी का ही अगर मैं उदाहरण दूं तो उसमें कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें आपका डेटा वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर मैं चैट जीपीटी की ही बात या जेमिनाई की बात करूं, वो होस्टेड कहीं यूएस में है। तो आपका जो पूरा डेटा है वो यूएस की उस कंपनी के पास पहुंच रहा है, जो कि किसी भी वे में, क्योंकि एआई इज ओपन फॉर ऑल, तो वो किसी भी वे में मॉडिफाई हो सकता है, यूज हो सकता है। तो आपको वो सेटिंग हमेशा ध्यान रखनी है जिससे आपका डेटा वहां ना जाए। और आप ये इंश्योर कीजिएगा कि आपका जो पर्सनल डेटा है, जैसे मैं बहुत बार सुनता हूं कि किसी के मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट जो आई है वो आंख बंद करके सबने अपलोड कर दी, एकदम एंग्जाइटी होगी कि मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि सब ठीक है या नहीं है। तो आपकी रिपोर्ट में आपकी मेल आईडी होती है, आपका मोबाइल नंबर होता है और आपकी और डिटेल्स होती हैं जो कि सेंसिटिव डिटेल्स मानी जाती हैं। तो आप ऐसी चीजें अपलोड ना करें, बहुत ही सुरक्षित वे में इन एआई के टूल्स को यूज करें। सुकृत जी, वाकई जिस तरीके से आपने कहा कि अक्सर हम लोग अपने जीवन को आसान बनाने के लिए आजकल इसी तरह की जो है एक्टिविटी अख्तियार करते हैं। हम लोग चैट जीपीटी तमाम सवाल पूछ लेते हैं, अपनी फोटोज अपलोड कर देते हैं। कि ऐसे में सुकृत जी, वाकई बहुत ही बड़ी अहम इस समय जो है ये कड़ी है एआई की, क्योंकि जिस तरीके से अब जो समय मॉडिफाई हो रहा है, हम सब जो है आधुनिक हो रहे हैं। पहले हम तकनीकी चीजों से लेस, हालांकि हम तकनीकी चीजों से अब हम लेस हो रहे हैं, पहले हम नहीं थे। ऐसे में आप हमारे तमाम जो श्रोतागण हैं उन्हें बताइए और अपने बारे में भी बताइए प्लीज, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि आप मिडिल ईस्ट में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैसे ये संभव हो पाता है कि आप भारत आए हैं या फिर आप वहीं पर रहते हैं? अपने बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी प्लीज। जी, तो मैंने शुरुआत की थी भारत से ही। मैं IIIT बैंगलोर से मैंने अपनी एडवांस डिग्रीज और डिप्लोमास किए। उसके बाद मैं कार्यरत रहा गुड़गांव में, जो एज अ डेटा साइंटिस्ट, जो कि बहुत ही बिगिनर लेवल जॉब होती है। मशीन लर्निंग, पहले ये मशीन लर्निंग था, एआई बोला जाता है। फिर उसके बाद में कंपनीज में काम करते करते भगवान की असीम अनुकंपा से आज मैं जिस मुकाम पे पहुंच गया हूं। तो अभी हाल ही में मुझे एक डॉक्टरेट भी अवार्ड हुई है एआई गवर्नेंस और एजेंटिक सिस्टम्स में, क्योंकि आज एजेंटिक एआई एजेंट्स बहुत ही कॉमन सी टर्म्स हैं, बट दे आर वेरी डीप टेक्निकली। तो ये मेरी प्रोफाइल रही है। और आजकल मैं जो महसूस करता हूँ कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले एक उड़न खटोला, जिसको जहाज अब हम बोलते हैं, उसका निर्माण किया था। तो सबसे पहले उन्होंने सिर्फ उड़ान पे फोकस किया। जब उड़ते उड़ते वो गिरा और उसके आगे एक पक्षी टकराया तो उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, प्रॉपर सिक्योरिटी और ये पेरिफेरल्स भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं महसूस करता हूँ कि एंटरप्राइजेज आजकल, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस की भी अगर मैं बात करूं, उनमें गवर्नेंस बहुत लैकिंग है। जैसे डेटा सिक्योरिटी, डेटा लीकेजेस, एंड दे हैव टू इंश्योर कि आपका डेटा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ना यूज कर पाए, प्रॉपर वे में सिक्योर। तो इसके लिए मैंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं। आप अगर गूगल सर्च करें सुकृत कालिया एआई,
गवर्नेंस, तो आपको बहुत ही लीडिंग इंडस्ट्रियल फोरम्स हैं कहीं, जैसे TM फोरम कहा जाता है, तो उस पे आपको मेरे कई रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो मैं महसूस करता हूं कि गवर्नेंस बहुत जरूरी है, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूं तो उसमें मैंने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं AI गवर्नेंस के लिए, जो स्टार्ट हो चुके हैं और हम काफी हद तक उसको उसकी परिपूर्णता पे भी पहुंच चुके हैं। जी। ऐसे में सुकृत जी, जिस तरीके से हालांकि हम AI की बात कर रहे हैं, की चर्चा कर रहे हैं, अब AI टूल्स दुनिया भर के आ गए हैं, अब सुकृत जी क्या AI को लेकर जो तमाम तरह के भ्रामक चीजें भी हैं, बहुत हेल्पिंग भी है कि हमें हमारा जो जीवन है AI ने आसान कर दिया, लेकिन भ्रामक चीजें भी हैं कि आप जैसे डीप फेक जैसी चीजें होती हैं, और इससे अब डर और खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको आप भविष्य के तौर पर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक AI जो है टूल्स को चलाने वाले एक बहुत बड़े मैं मानती हूँ संचालक कह दीजिए, क्योंकि आप संचालित कर रहे हैं इन चीजों को, क्या इसके आयाम आप भविष्य में देख रहे हैं, क्या इसको लेकर क्या वरदान हो सकता है, क्या अभिशाप हो सकता है? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट आप लेके आए कि अगर हम डीप फेक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा AI टूल है जो कि मार्केट में होना ही नहीं चाहिए था। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, AI से पहले एक नॉर्मल www जो होता था, W3 या वेब उसको बोला जाता है, उसका एक कंसोर्शियम था जो कि ये डिसाइड करता था कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या टूल मार्केट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उसकी प्रॉपर स्कैनिंग की जाती थी, उसको देखा जाता था कि ये क्या करता है, इसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं, हर एंगल से इसको एनालाइज किया जाता था। तो AI के लिए अब एक टर्म आई है रिस्पॉन्सिबल AI विद ट्रांसपेरेंसी, कि आपको वो जो AI का टूल है वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे, वो इंश्योर करे कि आपका डेटा कहीं फेक नहीं हो रहा है, आपका डेटा कहीं लीक नहीं हो रहा है। और जब मैं बात करता हूं ट्रांसपेरेंसी की, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। जैसे मान लीजिए एक नया ChatGPT आ जाता है, तो वो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन, एक लिंक भेजे जिसको क्लिक करके आप पढ़ पाएं कि वो टूल कैसे यूज करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कई कंपनीज पहले अपफ्रंट भी ये बोलती हैं कि हमारा टूल ये गलती कर सकता है, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप फोटोज अपलोड ना कीजिए या अपनी वीडियोज अपलोड ना कीजिए। तो मैं निवेदन करूंगा सारे श्रोतागणों से कि वो डॉक्यूमेंटेशंस आजकल 99% टूल्स निकालने लग गए हैं। तो आप कोई भी टूल यूज करने से पहले वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए और उसके बाद ही वो टूल यूज कीजिए। जी, और क्योंकि अब AI जो क्षेत्र है एक उभरता क्षेत्र भी बन रहा है, तो क्या इस पर भी किसी की मॉनिटरिंग हो रही है, कोई ऑथेंटिकेशन इसका है, कोई वैलिडेशन है? क्योंकि हम तमाम, अगर आप ऐप स्टोर में जाएंगे तो AI टूल दुनिया भर के दिख रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कोई ऑथेंटिकेशन को लेकर भी कोई इस पर मॉनिटरिंग किसी की है? जी, तो मॉनिटरिंग आजकल जो हम देख रहे हैं, जो कंपनी AI टूल खुद बना रही है उसी की जिम्मेवारी है कि वो एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रोवाइड करे। कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई अपना प्रोडक्ट मार्केट में रोल आउट किया, तो मैं पहले ही उसका एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाऊं, और आप एज एन एंड यूजर आपको पता चल जाए कि कहां कहां ये मॉडल हेल्यूसिनेट कर रहा है या ये एक्यूरेट जवाब नहीं दे पा रहा है। तो वो चीजें कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकालनी चाहिए। और हाँ, अगर जैसे कि मैंने बताया WW3 एक कंसोर्शियम है, ऐसे ही आजकल AI के काफी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस काफी उभर करके आ रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ AI टूल मॉनिटरिंग के ऊपर ध्यान दे रही हैं। अब अभी मैं आपको एक बताता हूं, एक कंपनी है मिडिल ईस्ट में जिसने मॉनिटरिंग के ऊपर अपना एक प्रोडक्ट बनाया है। वो कहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 15 AI के टूल्स हैं तो हमारा जो टूल है वो सिर्फ उनको मॉनिटर करेगा और इंश्योर करेगा कि वो आपकी कंपनी की पॉलिसी और कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली ही काम करे। और क्योंकि अब ऐसा भी है, क्योंकि अब हमारे सबके जहन में ये सवाल है, खासतौर पर सोशल मीडिया, टेलीविजन विभाग, टेलीविजन क्षेत्र में, रेडियो के क्षेत्र में, तमाम जो भी जहां पर डेटा के काम होते हैं, स्क्रिप्टिंग कंटेंट के काम होते हैं, तो ये जो डर अब लोगों में पैदा हो गया है कि AI जो है अब सबकी नौकरियां खा जाएगा, ये बहुत कॉमन सवाल सबके जहन में इस समय घूम रहा है। तो क्या वाकई ऐसा है कि AI सबकी नौकरियां खा जाएगा? इसको लेकर क्या आपकी स्टडी कह रही है? जी देखिए, AI जैसा कि मैंने बोला, अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने कम से कम तकरीबन 1000 लोग निकाल दिए थे पिछले साल। वो ये सोच रहे थे कि AI हमारा काम चुटकियों में कर देगा और कॉस्ट बचाने के लिए। बट इस साल उन्हें रियलाइज हुआ कि वो काम जो ह्यूमंस करते थे वो अभी AI नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने वापस 200 बंदे एक्स्ट्रा हायर किए। तो मेरा ऐसा मानना है कि AI को उस लेवल की एक्यूरेसी पहुंचने तक अभी काफी टाइम है। तो जो हमारी नई पीढ़ी है वो ये इंश्योर करे कि वो ये टूल्स को सीखे जरूर और इन्हें सुपरवाइज कैसे किया जाता है या
इनकी डेप्थ में जाके इन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, इन्हें गवर्न कैसे किया जाता है। जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा एक वर्ड यूज किया था, मॉनिटरिंग। तो आपने बहुत ही एक स्टार्टअप ही क्रिएट कर दिया अभी ये बोल के, तो क्योंकि मॉनिटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल वर्ड नाउअडेज, कि उनको मॉनिटर कैसे किया जाता है। अगर किसी को ये चीज अच्छे से आ जाएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी जॉब हमेशा सिक्योर रहेगी, उन्हें कोई खतरा नहीं है। यानी कि हम उसे सिर्फ हेल्पिंग हैंड के तौर पर इस्तेमाल करें, जैसे हम गूगल को समझते हैं कि हमें किसी भी चीज को लेकर कोई जानकारी जो है वहां से मिल रही है। चलिए, ये तो हमारी टेक्निकल बातें हो गई। आखिर में क्योंकि आप उत्तराखंड में आए हैं और उत्तराखंड से काफी आपका लगाव है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो पूरा पर्यावरण, पूरा वातावरण है, इसको लेकर आप कुछ बताइए, क्यों आपको यहाँ से लगाव है, आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में? जी बिल्कुल, उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है और मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो जब भी मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो आजकल जो भी चीजें हमारे पास हम देख रहे हैं कि आप ही के टेलीविजन की एक मैं एग्जांपल दूंगा कि लाइव प्रसारण, तो वो महाभारत में युधिष्ठिर को लाइव प्रसारण महाभारत के युद्ध का पहले ही दिखाया जा रहा था, जो कि हमारे हिंदू ग्रंथों में महाभारत में ऑलरेडी लिखित है। तो टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चल रहे हैं। और अगर मैं एआई की भी बात करता हूं तो पहले एआई जैसी चीजें थी जो हम पुराणों में और शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। तो उत्तराखंड से मेरा खास लगाव इसलिए है क्योंकि यहाँ, अब मैं भैरव जी की का उपासक हूँ, उनका साधक हूँ, तो यहाँ अल्मोड़ा में अष्टभैरव के बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज टेम्पल्स हैं। तो मैं वहां पे गया हूँ, मैंने वहां पे पूजा की है, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और जो एनर्जी मेरे को वहां फील हुई है, मुझे कहीं और फील नहीं हुई। और अगर मैं अल्मोड़ा के अपार्ट भी बात करता हूँ, जागेश्वर धाम, जहां से शिवलिंग की पूजा स्टार्ट हुई थी, तो उत्तराखंड को जितना एक्सप्लोर करता हूँ उतना कम मिलता है ये स्पिरिचुअलिटी के लिए। ये वाकई, क्योंकि आज के आधुनिक समय में हम सबको बहुत जरूरत है अध्यात्म की तरफ जाने की, क्योंकि जो हम भागदौड़ के समय में हम जो समय को पीछे छोड़ने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म जो है हमारे अंदर स्थिरता को लेकर आ रहा है। और बाकी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि आप क्यों उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से क्यों आपका लगाव है और क्या यहाँ पर आपको खींचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुकृत जी, इस पर चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए, एआई टूल्स को लेकर, एआई को लेकर जो भी तमाम जहन में सवाल सभी के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। धन्यवाद।